जानिएगा इस वीडियो में। शुरू करेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो पाचन क्रिया की बात करें तो दोस्तों इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? मनुष्य के मुख से इसका प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। रक्त परिसंचरण तंत्र का सर्वप्रथम अध्ययन किया गया था हॉर्वे के द्वारा। कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो दोस्तों मनुष्य के जीवन काल में कुल 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं। इन्हें अस्थायी दांत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर बात करें किस अंग में मानव शरीर का पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है, तो दोस्तों राइट आंसर किसके साथ जाएगा? छोटी आंत के साथ। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो दोस्तों पेस मेकर जो होता है इसका संबंध हृदय से होता है। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, पेस मेकर का क्या कार्य है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कार्य की बात करें तो दोस्तों इसका कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना या फिर हृदय की गति को नियंत्रित करना, इसका कार्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक दोस्तों हृदय से संबंधित है। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो दोस्तों धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन हो जाता है? तो सोते समय दोस्तों आपका रक्त दाब जो होता है ये घट जाता है। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगर मानव रुधिर के पीएच की बात करें तो 7.4 इसका पीएच होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दोस्तों आपके रक्त में लोहा यानी कि आयरन पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पे होता है? तो दोस्तों रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों अधिकतम पोषक तत्व जो होते हैं ये रक्त के द्वारा छोटी आंत में अवशोषित होते हैं। प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मनुष्य की लार में टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार दोस्तों जो मनुष्य के मुख में लार बनती है ये स्टार्च के पाचन में सहायक होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो दोस्तों साइनोकोबाल्मिन जो है ये आपका विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों डायलिसिस नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पेप्सिन बदल देता है? तो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो मानव शरीर में उपस्थित प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? ये दोस्तों एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करने वाला अंग यकृत है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, पित्त कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में पित्त रस का स्रावण ये कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, पित्त जमा होता है? तो पित्त रस जमा कहाँ पर होता है? ये दोस्तों पित्ताशय में जाकर जमा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी है? तो पेशी कौन सी है मानव शरीर में सबसे बड़ी? ग्लूटियस मैक्सिमस जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो होता है ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो दोस्तों एक सामान्य जीवन काल में मनुष्य का जो हृदय होता है वो लगभग 2 अरब बार धड़कता है। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, मानव शरीर में हृदय का कार्य है। हृदय का क्या कार्य होता है दोस्तों? ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाल रंग जो होता है ये रक्त में हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन का कार्य होता है शरीर में प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन का परिवहन करना।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, ये आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ई का पूछा गया है दोस्तों, तो अंकुरित गेहूं का तेल जो होता है ये विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट करता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ कर देता है? तो दोस्तों हमारे शरीर में जो WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये प्रतिरक्षा का कार्य करते हैं, यानी कि मानव रुधिर प्रणाली में अगर कोई बाहर से पदार्थ आ जाता है तो ये प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाएं RBC कहाँ पर उत्पन्न होती हैं? तो दोस्तों ये अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। RBC का कब्रिस्तान कहते हैं प्लीहा को। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल यानी कि RBC का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। मानव शरीर में कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों कर्ण अस्थियों की कुल संख्या 6 होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी। तो दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? ये होती है दोस्तों जबड़े की हड्डी। जो आपके मुख में जबड़ा होता है इसकी हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है। फिर है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है, यानी कि मसल्स। तो दोस्तों मसल जो होती है ये भी आपके जबड़े की मांसपेशी जो होती है ये मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी होती है। सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य होता है। तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। किसका उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है? तो दोस्तों कोबाल्ट 60 का उपयोग ब्लड कैंसर के इलाज में किया जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र ये आपका कशेरुक रज्जु में होता है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी कि लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, दूध में आपका केसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। मूत्र का पीला रंग ये किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो दोस्तों मूत्र का जो पीला रंग होता है ये यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। तो गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट ये नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू नामक बुखार के कारण दोस्तों मानव शरीर में प्लेटलेट्स जो होती है ये बहुत कम हो जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो नहीं जमता है दोस्तों पूछा गया है हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो दोस्तों लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है रुधिर के प्लाज्मा में। अगला प्रश्न है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो, तो एंटीजन क्या होते हैं दोस्तों? ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है मानव शरीर का? त्वचा होती है दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका यानी कि सेल कौन सी होती है? तो दोस्तों न्यूरॉन नामक कोशिका जो होती है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? सर्वग्राही दोस्तों रक्त समूह AB जो होता है ये सर्वग्राही होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क जो होता है ये मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। तो रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि में से स्रावित होता है? तो जीवन रक्षक हार्मोन जो है ये एड्रिनल नामक ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि जो होती है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, अन्न यानी कि सीरियल्स एक समृद्ध स्रोत हैं। तो सीरियल्स किसके समृद्ध स्रोत हैं? स्टार्च के। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन दोस्तों विटामिन ए है। ECG है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है इसका प्रयोग दोस्तों आपकी हृदय की लय को चेक करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? तो मच्छर में
मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र दोस्तों खोजा गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं? तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल ये जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल को कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, डेविल फिश के नाम से कौन जाना जाता है? तो दोस्तों ऑक्टोपस जो होता है ये डेविल फिश के नाम से जाना जाता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है दोस्तों। नेक्स्ट देखेंगे, रक्त समूह का आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों रक्त समूह की खोज की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। एग्रोस्टोलॉजी ये किसके अध्ययन को कहते हैं? तो दोस्तों एग्रोस्टोलॉजी फसलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनल हार्मोन जो होता है ये आपका लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, इंसुलिन है एक प्रकार, तो इंसुलिन किसका प्रकार होता है? ये दोस्तों हार्मोन होता है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दोस्तों जो दंत वल्क होते हैं ये मानव शरीर में सबसे कठोर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन करना ये दोस्तों ओलेरी कल्चर के नाम से जाना जाता है। जानवरों में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये रोग जो होता है ये जानवरों में विषाणुओं के कारण होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों वायु श्वसन कहते हैं। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ये होती है दोस्तों 4%। अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय वंचित है। हृदय किससे वंचित होता है? एक ऐच्छिक पेशी से। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो दोस्तों मनुष्य में जो त्वचा होती है ये तलवे, पैर के जो तलवे होते हैं इसमें सबसे अधिक मोटी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मानव के शरीर के पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों आपको बता दें मानव का शरीर के पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक नामक अम्ल पाया जाता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो रंग देने वाला वर्णक का क्या नाम है दोस्तों? मेलानिन नाम है इसका। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, कंडरा या फिर टेंडन बोलते हैं इसको, जोड़ता है। ये किसको जोड़ता है दोस्तों? ये आपकी पेशी को हड्डी से जोड़ता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो दोस्तों शरीर की उत्तेजना से संबंध ये अधिवृक्क ग्रंथि का। अगला प्रश्न है दोस्तों, विषाणु क्या है? तो दोस्तों विषाणु जो होते हैं ये अकोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निद्रा रोग पैदा करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, निद्रा रोग जो है ये एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है जिसका नाम क्या है? ट्रिपैनोसोमा इसका नाम है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? तो दोस्तों आँख का जो रेटिना होती है इसकी कैमरा की फिल्म से तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रक्त जमने में किसकी मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त जमने के लिए दोस्तों विटामिन K जो होता है इसकी मुख्य भूमिका होती है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दीर्घस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। ये दोस्तों ताप नियमन से संबंधित होती हैं। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों फिबुला और टीबिया जो होती हैं ये मानव शरीर की पैरों की हड्डियां होती हैं। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब जो होता है ये क्या हो जाता है? ये घट जाता है दोस्तों। प्रश्न दोस्तों, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है किसके लिए होती है? ये ऑक्सीजन के लिए होती है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बायोटिन जो होता है ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है। देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किसने किया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रतिरक्षण तकनीक का आविष्कार किया गया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। कौन सा एक ऐसा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो दोस्तों यकृत ये काम करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? ये मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यदि एक पिता का रक्तवर्ग A है और माता का रक्तवर्ग O है तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा रक्तवर्ग हो सकता है? तो दोस्तों पुत्र का O रक्तवर्ग हो सकता है। कोई भी प्रकार का रुधिर वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है? तो दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग B है तो वो AB या B को रक्तदान कर सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? 8 अस्थियां होती हैं।
मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो दोस्तों 12 जोड़े होते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो दोस्तों वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी के कारण जो हड्डियां होती हैं मनुष्य की, ये कमजोर हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है एथलीट को किससे जल्दी ऊर्जा मिलती है? तो दोस्तों एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से सबसे जल्दी ऊर्जा मिलती है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज के अवक्षय के कारण थकान का अनुभव होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों प्रोटीन से इसका निर्माण होता है। कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या होता है दोस्तों? तो फ्रक्टोज जो होता है ये शहद का प्रमुख घटक होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, शहद में मुख्यतः होते हैं, तो शहद में क्या होते हैं? मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। दांतों में क्या होता है? दांतों में दोस्तों कैल्शियम पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दोस्तों फ्लोरीन नामक तत्व होता है जिसके कारण दांत जो होते हैं इसमें विकृति आ जाती है। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो दोस्तों ये शैवाल का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो होता है ये शैवाल होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान होते हैं, तो सीमेंट और अस्थियों दोनों में क्या विद्यमान होते हैं? कैल्शियम। किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा यानी कि आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों पालक के पत्तों में आयरन की सबसे अधिक मात्रा होती है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो दोस्तों सभी प्रकार की हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन पाया जाता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो दोस्तों शरीर की आंत जो होती है ये टाइफाइड के कारण प्रभावित हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो दोस्तों पेचिस रोग जो है ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। कौन सा प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा नाम का प्रोटोजोआ है। अगला प्रश्न है देखिए दोस्तों, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कि बर्ड फ्लू कहा जाता है, इसके विषाणु को किससे निरूपित करते हैं? तो दोस्तों इसके विषाणु को H5N1 से निरूपित करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए सिटी स्कैन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो दोस्तों टाइफाइड नामक रोग जो है ये साइमोनेला टाइफी के कारण होता है। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है। तो दोस्तों बीसीजी प्रतिरक्षण किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है, टीबी नामक रोग के लिए। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं, तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? यकृत के संक्रमण के कारण। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये फेफड़े को प्रभावित करता है। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स होने का कारण है, चेचक होने का क्या कारण है? वेरिओला वायरस के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो दोस्तों पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों विटामिन ए, डी, ई के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई इटाई पहले कहाँ पता चला था? तो दोस्तों इटाई इटाई नामक रोग जो है ये सबसे पहले जापान में इसका पता चला था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो दोस्तों कैडमियम प्रदूषण जो है ये इटाई इटाई नामक रोग से संबंधित है। काला जार का रोग वाहक कौन होता है? तो दोस्तों सिकटा मक्खी जो होती है काला जार का रोग वाहक होती है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? लुई पाश्चर ने दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार किया था। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। तो दोस्तों ये जो रोग होता है ये सीमेंट उद्योग में काम कर रहे कर्मचारियों में पाया जाता है। काली मौत ये किसे कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों प्लेग रोग जो होता है इसको काली मौत कहा जाता है। थायमिन क्या होता है? तो दोस्तों विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन B12। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन डी जो होता है ये किसी सब्जी से नहीं प्राप्त होता है, ये आपको सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो विटामिन डी उत्पन्न होता है। मछलियों के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है? तो दोस्तों मछलियों के यकृत के तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है।
विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का ये किस विटामिन के कारण बनता है? विटामिन के कारण बनता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छिली हुई सब्जियों को धोने के कारण कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन सी निकल जाता है दोस्तों, अगर आप छिली हुई सब्जियों को धो लेंगे तो। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? विटामिन ए की होती है दोस्तों। जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अरस्तु जो थे इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के जनक कौन थे? तो दोस्तों जूलॉजी के जनक आपके अरस्तु थे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी के जनक हैं, तो बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्ट हैं। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो तपेदिक नामक रोग ये आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसको जीव विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तपेदिक यानी कि टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? तो दोस्तों इसको माइकोबैक्टीरियम के नाम से जाना जाता है। एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सार्स क्या है? तो दोस्तों सार्स एक विषाणु जनित रोग है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? विषाणुओं के कारण होता है दोस्तों। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग ये किसके कारण उत्पन्न होती है? विषाणुओं के कारण। आलू में मोज़ेक रोग ये किसके कारण होती है? तो दोस्तों ये भी विषाणुओं के कारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? ये बीमारी दोस्तों कवक के कारण होती है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन सा एक कवक एक उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? राइट आंसर चला जाएगा माइकोराइजा के साथ। अगला प्रश्न देखिए, साबूदाना किससे बनाया जाता है? ये दोस्तों साइकस से बनाया जाता है। दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि एफ्रेडिन ये किससे प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों ये एफ्रेडा से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्याज में खाद्य भाग है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। आलू है, तो दोस्तों आलू क्या है? एक रूपांतरित तना है। देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। पौधों एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको दोस्तों फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किस पेड़ की छाल मसाले को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो दोस्तों दालचीनी। एक और प्रकार से पूछा जा सकता है दोस्तों, दालचीनी का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो दोस्तों दालचीनी का छाल जो होता है, दालचीनी के पेड़ की छाल, उसको हम लोग उपयोग करते हैं। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो दोस्तों इसको आंशिक मूल परजीवी माना जाता है। अगला प्रश्न है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग का कारण क्या होता है? ये किसके कारण होते हैं? कैरोटीनाइड के कारण होते हैं। बांस को किसमें वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों बांस एक प्रकार की घास है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटमस प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों चावल में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था? वॉटसन के द्वारा दोस्तों ये कहा गया था। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसके द्वारा होता है? क्रोमोसोम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? सागर जो है ये सबसे बड़ा पारितंत्र है। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कैसे रोका जा सकता है? वन रोपण के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों लखनऊ में स्थित है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये दोस्तों देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है दोस्तों, इनके बारे में रेड डेटा बुक जो है ये जानकारी देती है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन कौन एक प्रमुख कारण है? तो पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण दोस्तों क्या है? वन उन्मूलन इसका प्रमुख कारण है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? ये दोस्तों वन कटाई के विरुद्ध था। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सी गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होते हैं? XY गुणसूत्र। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन होता है? तो आनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है।
संसार में किस जीव की संख्या सबसे अधिक है? मछलियों की दोस्तों। अगला प्रश्न है, अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव क्या है? तो दोस्तों मृदा अपरदन इसका सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव होते हैं। कौन से जीव होते हैं? उत्पादक होते हैं। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों इसके कारण मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो भिन्न समुदायों के बीच के संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है इसको इकोटोन के नाम से जानते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल ये किसने दिया था? वॉटसन व क्रिक ने दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? ये दोस्तों गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। जीन शब्द ये किसने दिया था? तो दोस्तों जी मेंडल ने ये शब्द दिया था। वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है? दोस्तों वर्णांता वाले व्यक्ति को लाल रंग जो है ये हरा दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन होता है तो किन के द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। वातपोत्सर्जन में होता है। वातपोत्सर्जन में दोस्तों क्या होता है? पत्तियों से पानी जो होता है ये वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो कोई भी हड्डियां नहीं होती हैं शार्क मछली में। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? किंग कोबरा जो है ये घोंसला बनाने वाला